ताकि आपको अपनी यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये चीज़ आपको कोई भी, किसी ने भी आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी। आई एम श्योर आपको किसी भी वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं जानने को मिलेगी। पंडित जी और पुरोहित जी के पास भी ना अपना कोटा होता है, तो वो 5 बंदे वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। उनके पास भी कुछ ऐसे पासेस, टिकट्स होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज का वीडियो है आपके सवाल और मेरे जवाब। महाकालेश्वर यात्रा वाले वीडियोस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो उन लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाली हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इन सारे सवालों में आप लोगों के सवाल भी हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल है भूमिका अग्रवाल जी का, जो इन्होंने पूछा है कि जल अभिषेक भस्म आरती अटेंड करने से पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, जल अभिषेक और भस्म आरती आप सेम डे भी कर सकते हैं और आप अलग अलग दिन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन पहले भी जल अभिषेक करते हैं, दूसरे दिन आप भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले भस्म आरती अटेंड करेंगे फिर ही जल अभिषेक करेंगे। ठीक है, जब आप अपने टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से ही आप अपना स्केड्यूल जो है वो बना सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी आया था कि उनको एक ही दिन में दोनों चीज़ें करनी है तो वो कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए आप जल अभिषेक का टिकट जो है ना वो एक दिन पहले जाके ले सकते हैं। अगर आपकी जैसे कल सुबह की भस्म आरती है तो जल अभिषेक का टिकट आप एक दिन पहले ले लो। ठीक है, और आप टिकट लेके जब जाओगे, जब भस्म आरती अटेंड करने, तो आप पहले भस्म आरती में बैठोगे, उसके तुरंत बाद आप जल अभिषेक कर सकते हो अगर आपके पास पहले से टिकट होगा तो। ठीक है, तो जब आप टिकट काउंटर पे टिकट लेने जाओगे ना, आप उनको वहाँ पे बोल सकते हो नेक्स्ट डे के टिकट देने के लिए, तो वो आपको दे देंगे और आप वो टिकट लेके आप चले जाएं। तो टिकट लेके आप जाओगे तो पहले भस्म आरती हो जाएगी, उसके बाद भस्म आरती खत्म होने के बाद फिर आप जल अभिषेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने ब्लॉग में किया था। आपने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। आपको जनरल टिकट भस्म आरती का कैसे लेना है, कंप्लीट प्रोसेस भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। उसमें भस्म आरती कैसे होती है, जल अभिषेक कैसे किया जाता है, सब कुछ मैंने अपने वीडियोस में आपको दिखाया है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब उसमें खुद ही मिल जाएगा, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री जी का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आपने कहा डबल पर्सन के लिए 1500 रुपये लगेंगे और अगर साथ में 9 साल का बच्चा है तो कितने का टिकट लग सकता है। 2 लोगों का टिकट जो है जल अभिषेक का वो 1500 रुपये है। और अगर आपके साथ 9-10 साल का बच्चा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो काउंटर पे कि उसका हाफ टिकट ले लें वो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को वहाँ पे देखा था कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनका काम हो भी गया था। और अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन हाँ अगर 9-10 साल की एज का बच्चा है तो मे बी आपका जो 750 का जो टिकट है वो हाफ टिकट में भी हो जाएगा। बस ये है कि अगर काउंटर पे जो बंदा हुआ और अगर आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं उससे, वो बंदा आपका रिकॉर्ड रखना चाहेगा तो वो कर भी सकता है, तो उनके हाथ में है जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित बंसल जी का, क्या शनिवार, रविवार, सोमवार को आम लोगों को दर्शन होते हैं क्या 1500 वाले? हाँ बिल्कुल होते हैं। 1500 वाले जो दर्शन होते हैं ना वो डेली सबके लिए अवेलेबल होते हैं, कोई भी कर सकता है उसमें, बस पैसे का खेल है। पैसा दो, भगवान के दर्शन करो, ये रूल है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान को भी हम पैसे से देखने जा रहे हैं, भगवान को भी हम पैसे से जल अर्पित करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ तो अच्छी तो नहीं लगती है कि अपने ही देश में हमारे ही भगवान है और इतने ज़्यादा बाउंडेशंस हैं, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रशासन ने ये नियम बनाए हुए हैं, पता नहीं क्यों तो बनाए हुए हैं कि पैसे दे के जल अभिषेक करना, तो ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आती है। लेकिन हाँ पैसे दीजिए और कोई भी आप जल अभिषेक करने जा सकते हैं। जल अभिषेक करने का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से, जब भस्म आरती फिनिश हो जाती है ना, भस्म आरती के तुरंत बाद से जल अभिषेक शुरू हो जाते हैं और 6 बजे से लेके कभी 10 बजे तक तो कभी 11 बजे तक जल अभिषेक चलते हैं और 11 बजे तक जल अभिषेक बंद हो जाते हैं। 1 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का जो टाइम है ना वो फ्री होता है और हफ्ते में 3 दिन होता है, ऐसा नहीं कि डेली नहीं होता, हफ्ते में 3 दिन होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इन 3 दिनों में आप चेक कर सकते हो अगर आप वहां पर हो। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ आपको कि ओपन ही होगा फ्री जल अभिषेक, क्योंकि मैंने बताया ना उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी बंद भी कर देते हैं, कभी खोल भी देते हैं। अगर आपको फ्री जल अभिषेक करने को मिल जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आपको पैसे देकर ही जल अभिषेक करना। सवाल है आकांक्षा यादव का, बुकिंग कैसे करें महाकालेश्वर भक्त निवास में? तो महाकालेश्वर भक्त निवास में ना बुकिंग करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे लोगों के, मतलब बहुत सारे, तो आज उनका जवाब मैं दे देती हूँ। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि महाकालेश्वर भक्त निवास में रूम कैसे बुक करना है।
तो देखिए, रूम बुक करने के लिए आपको वहीं पर जाकर रूम बुक करना होगा, फिजिकली जाके करना होगा। उनके रूम्स ऑनलाइन बुक नहीं होते हैं कि बुकिंग के नाम पे ना इतना ज्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल धर्मशाला वगैरह में, और महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम से ही बहुत ज्यादा फ्रॉड वहां पर चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग वो लेते ही नहीं है। और अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप वहां पर खुद जाके बुकिंग करवा सकते हैं। अगर रूम्स की अवेलेबिलिटी हुई तो आपको वहां पे रूम मिल जाएगा, और अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगा आपको। और भी वहां पे धर्मशाला हैं और भी होटल्स हैं, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे और धर्मशाला कौन कौन सी हैं और होटल्स कौन कौन से हैं जिसमें आप ठहर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है, जो कि मंदिर के आसपास के इलाके में ही है। बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपका बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस है मंदिर से। तो ऐसे ही होटल और धर्मशाला का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां पर मेरे चैनल पे जाके प्लीज जाके देखिए। दूसरी बात ये कि बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि वो कॉन्टैक्ट जो नंबर मैंने दिया था आपको, जो कि वहां पे रिसेप्शन मैंने आपको दिखाया था उन भक्त निवास वालों का, और वहां पे जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा भी हुआ था, आप लोगों ने उस पर बहुत सारे फोन भी किए थे, है ना, लेकिन वहां पे कोई आपका फोन नहीं उठा रहा था, जैसा कि आप ही लोगों ने मुझे बताया। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताई ये चीजें, कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके ये चीजें बताई कि मैंने जो नंबर दिया था या जिस रिसेप्शनिस्ट ने जो आपको नंबर दिया था ना, वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं वहां पे। तो उसका रीज़न ये है, इसके बारे में भी मैंने उन लोगों से बात की है, तो उन लोगों ने मुझे यही बोला है कि अभी इतना ज़्यादा रश चल रहा है कि फ़ोन उठाना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बुकिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी बंदे फ़ोन करे वो बुकिंग के लिए ही कर रहे हैं, रूम्स की अवेलेबिलिटी जानने के लिए ही कर रहे हैं। तो और वहाँ पे अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है, और अभी वहाँ पर इतना ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया है कि उन लोगों से मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 50 कमरे हैं, है ना, और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो इसी वजह से वो लोग फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं आप लोगों का। तो क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो यही रीज़न है, क्योंकि मैंने पर्सनली उन लोगों से बात करी है, तो उन लोगों ने मुझे ये सारी प्रॉब्लम अपनी बताई है। तो अभी आप, अगर आपको बुकिंग करानी है तो अगर आप वहाँ पे हो तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हो। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता दूं, इस मार्च के महीने में आपको कोई रूम नहीं मिलने वाला वहाँ पर, ठीक। और रही बात अप्रैल की, तो अगर आप अप्रैल में जा रहे हो तो आप वहाँ पर कोई आपका जान पहचान का बंदा हो या कोई भी हो ना, आप उनसे कह के बुकिंग करवा सकते हो वहाँ पे पहले से, ठीक है। आप फ़ोन करोगे वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंक्वायरी करनी है रूम्स के बारे में जानने के लिए तो आप उनकी वेबसाइट पे इंक्वायरी कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। लेकिन आपको बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, सिर्फ जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन आपको बुकिंग करनी है तो फिजिकली जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कॉल पे भी बुकिंग नहीं हो सकती है। दूसरा केस आता है कि बाय चांस अगर उन्होंने कॉल उठा लिया वहां पर, तो फिर बुकिंग कैसे होगी। तो आप जैसे उनसे पूछोगे कि रूम अवेलेबल है या नहीं है। अगर रूम अवेलेबल हुए तो कुछ बुकिंग अमाउंट वो लोग मांगते हैं रूम बुक करने के लिए, जो कि टोकन अमाउंट होता है। ऑब्वियसली अगर आपको अपना रूम बुक करना है इतने सारे लोगों में, तो आपको कुछ पैसा तो वहां पर रखना ही होता है, कुछ पैसा तो जमा करना ही होता है, सो दैट आपका रूम जो है वो रिजर्व हो जाए। अगर आप खाली कॉल पे ऐसे ही बोल देंगे कि नहीं जी हमारा रूम बुक कर दो, तो ऐसे तो नहीं होगा। जो बंदा पैसे देगा उसका पहले हो जाएगा, है ना। तो बहुत लोगों को बुकिंग अमाउंट देने से या टोकन अमाउंट देने से डर तो लगता है कि यार ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही ना कि हम लोग पैसे दे या ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे मारे ना जाए, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो देखिए, जो भी आपको वो अकाउंट नंबर देंगे ना, वो महाकालेश्वर भक्त निवास का ही अकाउंट नंबर होगा, उन्हीं के नाम से होगा। अदर नेम का अकाउंट आपको दे तो आप उस पर पैसे ट्रांसफर मत करना। जो भी वो अकाउंट नंबर देंगे आपको, वो महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम से ही अकाउंट होगा उनका, ठीक है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। वैसे तो देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि वहां जाके ही बुक कर लो तो एकदम टेंशन फ्री रहोगे। वेल एंड गुड है अगर वहाँ पे उस धर्मशाला में मिल जाए तो, लेकिन वहाँ पर कमी नहीं है यार, वहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक यही धर्मशाला बची है आपके लिए। अगर बस ये है कि इसके रूम्स वगैरह जो है ना, मैंने इसका भी वीडियो बनाया है। आपको पूरी धर्मशाला मैंने महाकालेश्वर भक्त निवास की पूरी धर्मशाला मैंने आपको अंदर से एक्सप्लोर करवाई है, एक एक रूम आपको दिखाया है। अगर आप बल्क में लोग गए हो, 20-25 लोग गए हो, है ना, तो वो भी मैंने आपको दिखाया कि उनके लिए वहाँ पे रहने की व्यवस्था क्या है, सिंगल पर्सन के लिए रहने की व्यवस्था क्या है ना, और 4-5 लोग गए हो उनके लिए रहने की व्यवस्था क्या है। तो पूरे धर्मशाला का टूर मैंने आपको करवाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, महाकालेश्वर भक्त निवास का पूरा धर्मशाला मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। एक सेपरेट वीडियो मैंने उसका बनाया है, तो वीडियो जाके जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
और दूसरी बात, अगर नहीं मिले इसमें रूम, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं मिलता है तो बहुत सारे और धर्मशाला और होटल्स हैं, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप मेरे उस वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं। आप जाके देखिए कौन कौन से होटल धर्मशाला है, वो मैंने आपको बहुत सारे दिखाए हैं, तो वो भी देख लीजिए। तो वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अब तो आपके महाकालेश्वर भक्त निवास से रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं है। आई होप कि मैंने उन सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन सोनी जी का। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। 1100 के रूम के बजाय आप 300 वाले रूम का रिव्यू दीजिए। अगर आप वहाँ पे कम बजट में रहना चाहते हैं ना, तो देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना 3-4 बंदे इकट्ठे जाओ। अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप 3-4 बंदे इकट्ठे जाओगे, और अगर आप होटल या धर्मशाला में रूम लेते हो ना, सपोज करो कम से कम 1100 रुपये का रूम है, तो 1100 रुपये तो डिवाइड हो जाएंगे 3 लोगों में या 4 लोगों में, तो आपको तो बहुत कम पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखो एक होटल रूम में आप 3 से 4 लोग रुक सकते हो, 3 लोग आपके बेड पे आ जाते हैं, और अगर 4 बंदे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस लेना पड़ता है, जिसका कॉस्ट 100 से 150 रुपये ही होता है, ठीक है। तो आप वो डिपेंड करता है कि आप जितने बड़े होटल या जितने बड़े धर्मशाला में जाओगे तो 250 रुपये हो जाता है एक्स्ट्रा मैट्रेस का रेट, या 200 रुपये हो जाता है, या बहुत बड़े होटल में जाओगे तो 500 रुपये भी हो जाता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1100 वाले रूम में भी आप 4 लोग या 3 लोग भी जाते हो और एक्स्ट्रा मैट्रेस लेते हो ना, तो 100-150 रुपये लगते हैं उसके, और आपका काम हो जाता है। इससे आपके पैसे भी डिवाइड हो जाएंगे और आपके बजट में भी आप रुक सकते हो और अच्छी जगह पे आप रुक सकते हो। और दूसरा ऑप्शन वहाँ पर ये भी है रुकने का कि अगर आपको सपोज करो फुल डे आपको नहीं रुकना है, ठीक है, और आपको पैसे भी नहीं लगाने हैं, तो आप वहाँ पे कुछ घंटों के लिए भी वहाँ पे रूम मिलते हैं, ताकि आप उसमें नहा लें, धो लें और फ्रेश होके आप दर्शन करके आएँ, और अपना वहाँ पे सामान जो है, लगेज जो है वो वहाँ पे रख दे। तो ये फैसिलिटी भी वहाँ पर है। देखा होगा जैसे आप वहाँ पे जो लंबी सी रोड है ना, तो यहाँ पर भी होटल है, यहाँ पर भी होटल है, तो उन होटल्स में आप किसी में भी बात कर सकते हो। वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हर होटल वाला देता है, कुछ घंटों के लिए भी आपको रूम मिल जाता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं रुकना है। अगर आप देखो मंडे को जाओगे या वीकेंड पे जाओगे ना, तो आपको एक नॉर्मल सी बेसिक सी धर्मशाला भी ना, आपको उसका रेट 1100-1200 रुपये बोल देते हैं, जबकि वो 500-600 में मिल जाता है रूम, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीकेंड पे जाओगे तो थोड़ा माइंड सेट करके जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे जो होटल का और धर्मशाला का प्राइस है ना, वो हर वीकेंड पे वो लोग बढ़ा देते हैं। और अगर स्पेशल ओकेजन है तो भैया मत ही पूछो, इतना ज़्यादा रेट बढ़ा जाता है वहाँ पर। एक नॉर्मल सा बेसिक रूम भी, मैं सोमवार को गई थी ना, तो सोमवार वाले दिन वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, और ऊपर से एक घटिया सा धर्मशाला भी, एक बेकार सा होटल भी ना वहाँ पर, जो मैंने ब्लॉग्स में दिखाया भी आपको, उसका रेट भी मतलब 2-2 हज़ार रुपये बोल रहे थे वो लोग। तो और अगर बीच के दिनों में जाओगे ना आप, तो वहाँ पर इतना रेट नहीं होता है, वो काफ़ी कम कर देते हैं वो लोग। जैसे अगर 1100 वाला है तो वो लोग 700-800 में भी वो रूम मिल जाएगा आपको, जो कि मैंने खुद ने पता किया है। अगर कम बजट में आपको रूम चाहिए तो आप मंदिर से थोड़ा पीछे की तरफ अगर आप लेंगे, अगर देखिए मंदिर के अगर सामने की तरफ जो इतने भी धर्मशाला और होटल्स है ना, उनका रेट आपको 1000 रुपये के अबव ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कम बजट में चाहिए तो आप पीछे की तरफ जाइए, ठीक है। पीछे की तरफ जितना जाएंगे उतना ही रेट कम होता चला जाता है। ये चीज़ मैंने खुद ने जाके देखी है, वहाँ पे ये सारी चीज़ों का मुआयना मैंने करती रहती हूँ वहाँ जाकर, कि कहाँ पर कम रेट है, कब कम रेट में मिलता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए अगर आप पीछे की तरफ रूम लोगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन आप जितना आप मंदिर के पास आते जाओगे, आगे की तरफ आते जाओगे, तो उतना ही रूम आपको वहाँ पर उसके रेट बढ़ते जाएंगे। तो दर्शन सोनी जी, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति शर्मा जी का। उन्होंने पूछा है, दीदी भस्म आरती के लिए शीघ्र दर्शन का टिकट वैलिड है क्या? नहीं, कि महाकालेश्वर अगर आप जा रहे हैं ना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको एक एक चीज़ वहाँ पर पैसे से ही करना पड़ेगा। सबका प्राइस अलग अलग है जो उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। भस्म आरती का अगर ऑनलाइन बुक कराएंगे तो 200 रुपये पर हेड है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं फॉर्म भस्म आरती अटेंड करने के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप VIP दर्शन करते हो तो 200 रुपये पर हेड ही लगेगा, ठीक है। अगर आप जल अभिषेक करते हो तो 700 रुपये पर हेड लगेगा, और अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हो तो उसका टिकट है 250 रुपये, जो कि उसका अलग लगेगा। तो जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं ना, सबका जो चार्ज है वो अलग अलग ही है। ऐसा नहीं है कि एक का टिकट ले लोगे तो दूसरा फ्री हो जाएगा, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं। अब देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया है इंद्रोनी रॉय का।
मैम अगर 1500 वाली टिकट ली है तो 250 रुपये वाली टिकट भी लेनी होगी क्या? जी हाँ, यही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर 1500 वाली टिकट होती है जल अभिषेक के लिए, जिसमें 2 लोग जाते हैं 1500 रुपये में, 750 में एक बंदा और 1500 में 2 बंदे, वो तो हो गया आपके जल अभिषेक का। ठीक है, दूसरा है कि 250 वाली भी टिकट लेनी होगी क्या? 250 वाली जो टिकट है ना वो है शीघ्र दर्शन की। ठीक है, शीघ्र दर्शन अगर आपको करना है उसकी लाइन अलग लगती है। अगर आपने जल अभिषेक कर लिया है और नेक्स्ट डे आप दर्शन करना चाहते हो, शीघ्र दर्शन करना चाहते हो, तो उसका 250 रुपये का टिकट अलग देना पड़ेगा, उसका रास्ता ही अलग से है। बहुत चालाक है वो लोग, 1500 का रास्ता अलग से, 250 वाली दर्शन का रास्ता अलग से, भस्म आरती का रास्ता अलग से, सबका अलग अलग रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने, ताकि लोग एक ही रास्ते में इधर उधर घुस ना जाएं। तो देखो, फ्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 250 वाले ही पे वाले ही दर्शन होते हैं, उधर फ्री वाले दर्शन भी होते हैं। बस ये है कि 250 वाले में जो शीघ्र दर्शन होते हैं उसका जो रास्ता होता है वो अलग होता है, तो बीच का रास्ता जो होता है ना, लंबा रास्ता, वो कट जाता है और शॉर्टकट रास्ता आपको दे देते हैं। ठीक है, और आप थोड़ा सा आगे खड़े होकर दर्शन कर सकते हो। लेकिन जो फ्री वाले जो दर्शन है ना, वो आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, जो थोड़ा सा लंबा होता है, जिसकी लाइन भी लंबी होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत घंटों तक खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको फ्री दर्शन करते हुए भी दिखाया है, मैंने फ्री दर्शन किए थे और बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घंटों तक आपको वेट करना पड़ेगा। वो जो लाइन होती है ना, वो चलती हुई लाइन होती है, तो ऐसा मत सोचना कि यार अरे लाइन देख के आप घबरा जाओ, वो बहुत जल्दी जल्दी लाइन आगे बढ़ती है, तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा। डोंट वरी, 250 रुपये भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपकी फ़्लाइट छूटी जा रही है, तो आप शीघ्र दर्शन करने जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन किड्स का, दीदी जल अभिषेक के लिए बच्चों का टिकट लगता है क्या? और सुनने में आया है कि वीक में कुछ दिन 1 से 4 बजे फ्री में जल अभिषेक अलाउ किया जाता है। इज़ इट ट्रू? येस इट इज़ ट्रू, अलाउ किया जाता है। उसके बारे में मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि मैंने क्या बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत राज जी का, जिसमें इन्होंने पूछा है, मैम वेबसाइट में टाइप ऑफ पूजा के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, क्या उसके बारे में भी आपने कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है? उस टाइप के पूजा में जल अभिषेक के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? जल अभिषेक, पहली बात तो ये कि जल अभिषेक ऑनलाइन बुक नहीं होता है, ना ही उसकी कोई ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती है। ठीक है, जल अभिषेक हमेशा ऑफलाइन ही उसका टिकट मिलता है। आप डायरेक्टली काउंटर पे जाओगे, आपको वहाँ पे टिकट मिल जाएगा, 1 बंदा 2 बंदा जितने भी हैं, आपको वहाँ पे टिकट हैंड टू हैंड भी मिल जाएगा। आपको सेम डे भी जल अभिषेक करना है तो सेम डे का टिकट भी मिल जाएगा आपको। और ऐसा कोई वहाँ पर बहुत लंबी लाइन भी नहीं होती है कि सोचने लग जाओ कि यार पता नहीं टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ईजिली जल अभिषेक का टिकट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचि झा का, फ्री दर्शन में गर्भगृह में जाने देते हैं या नहीं? नहीं जाने देते हैं। अगर आपने फ्री दर्शन करने हैं तो फ्री दर्शन जो होते हैं ना, वो बैरिकेड के पीछे से होते हैं। ठीक है, उसमें जो गर्भगृह का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बीच में नंदी हॉल आ जाता है और उसके बाद गर्भगृह आता है, तो इतनी दूर से आपको वहाँ पे दर्शन करने को होते हैं। तो वहाँ तक आप तभी पहुँच सकते हैं गर्भगृह में जब आप वहाँ पे 750 रुपये का टिकट लेंगे, तभी आप गर्भगृह में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, जो कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, बहुत सारे लोगों ने, कि नंदी मंडपम में आप किस तरीके से बैठ सकते हैं, वीआईपी टिकट का क्या प्रोसेस है, कैसे लेना है, जिसका जवाब मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको दे चुकी हूँ। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं हमारी यूट्यूब फैमिली से, तो उन लोगों को भी जवाब देना है। चलिए इस वीडियो में भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। देखिए, अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो उसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि अगर आप किसी हायर पोजीशन पे हैं, किसी सीनियर पोजीशन पे हैं, आप प्रेस से हैं या पॉलिटिशियन हैं, तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड। तो आप वहाँ पर जाके, काउंटर पर जाके, आपको अलग से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन। आप वहाँ पर, जहाँ पर काउंटर होता है ना, जहाँ पे भस्म आरती का टिकट मिलता है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर दिखाइए, आपके ऑफिस का जो भी होगा आपका, तो आप वो दिखाइए, वो लोग आपको पास अरेंज करके दे देंगे। आपको 200 रुपये देने हैं पर हेड। ठीक है, आपको आपका पास मिल जाएगा वीआईपी सीट का। तो आप वहाँ पे सीधे सुबह जाएंगे। सुबह जब आप भस्म आरती के लिए जाएंगे ना, तो शंख द्वार पे आपका जो वीआईपी पास है वो वहाँ पे स्कैन किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि वीआईपी एंट्री कैसी होती है, जिसमें मैं गई थी, तो वो चीज़ मैंने आपको दिखाई है। तो अगर आपने नहीं
नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देखिए कि वीआईपी एंट्री का प्रोसेस क्या है, वो भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, है ना। तो वहाँ पे आपका जो पास है वहाँ पे उसका QR कोड जो है स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद आप वहाँ पे वीआईपी बंदों की लाइन में लगकर आप वहाँ पे वीआईपी गेट से आपकी एंट्री हो जाएगी। शंख द्वार से वीआईपी लोगों की एंट्री होती है, ठीक है। और जनरल दर्शन होते हैं ना, जो बैरिकेड के पीछे लोग बैठते हैं हॉल में, उनका जो रास्ता है उनकी एंट्री अलग से होती है, ठीक है। दोनों की एंट्री अलग से होती है। अगर आपके पास पहला ऑप्शन नहीं है, कोई हायर पोजीशन नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई प्रेस से नहीं है आप, है ना, कोई भी आपके पास ऐसा कुछ वो प्रूफ नहीं है कि जो आप वीआईपी दर्शन कर सकें, तो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका किसी पुरोहित जी से या पंडित जी से अगर आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लें, या तो आपकी वहाँ पे कोई सोर्स हो या फिर आप वहाँ पे किसी को जानते हो। अगर आप कोई सोर्स भी नहीं है और अगर आप किसी को वहाँ पे जानते भी नहीं हैं, तो आप वहाँ पे किसी भी पुरोहित या पंडित जी से उनका पैकेज खरीद सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका यही है कि पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिना पैसा खर्च किए बिना बात नहीं बनेगी वहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो तीसरा तरीका यही है कि आप वहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। किसी भी पंडित जी या पुरोहित जी से आप पैकेज ले लीजिए। पैकेज में क्या क्या होता है कि जैसे आपका पूजा भी करवा दी उन्होंने, आपको गर्भगृह में आपको जल अभिषेक भी करवा दिया, आपको भस्म आरती भी अटेंड करा दी, है ना, आपकी पूजा भी कराई दी, आपको तो वो आप पे कर दोगे तो वो आपके लिए कन्वीनियंट भी रहेगा। बस ये है कि अब जब पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, तो एक तरह से देखो दक्षिणा के नाम पे समझ लो या आप उसका चार्ज के नाम पे समझ लो, तो कुछ भी समझ लो आप। बस यह है कि इन शॉर्ट में यही बोलूँगी कि आपको पैसे से वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपकी पूजा भी हो जाएगी, आपका जल अभिषेक भी हो जाएगा, आपका भस्म आरती भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप उनसे बात कर सकते हो। बात आती है कि वो कितने पैसे लेते हैं, तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। पंडित जी और पुरोहित जी के पास भी ना अपना कोटा होता है, उनके पास भी कुछ ऐसे पासेस टिकट्स होते हैं जो कि वो किसी को भी दे सकते हैं। तो वो ऐसे फ्री में तो नहीं देते, या तो वो अपने किसी रिलेटिव को देंगे या फिर अपने किसी जानकार को देंगे या फिर वो सेल भी कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास भी उनका कोटा होता है, तो उस कोटे की वो टिकट आप खरीद सकते हो उनसे। तो यही प्रोसेस है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो आप ये, अगर आपके पास पहले के दो ऑप्शन नहीं है तो आप तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो, वो ज़्यादा सही रहेगा। आपको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मंदिर प्रांगण में जब आप दर्शन करने के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पुरोहित और पंडित जी मिल जाएंगे, तो आप उनसे बात कर लेना। मतलब आपको इन तीनों में से जो भी करना है, अगर खाली एक ही चीज़ करनी है, बाकी की दोनों नहीं करनी है, तीनों चीज़ें करनी है, वो आपके ऊपर है। आपको जो भी बात करनी है आप उनसे बात कर लेना, जो भी पैसा होगा वो आपको बता देंगे, तो और जो भी उनके कोटे का जो भी टिकट होती है ना, उनमें से एक आपको दे देंगे वो। बस यही है कि थोड़े बहुत आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को वीआईपी सीट से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो सब आपको क्लियर हो चुके हैं। ऑफलाइन भस्म आरती बुकिंग कैसे करते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस वाला स्टेप बाय स्टेप का वीडियो मेरे चैनल पे है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा क्लियर करना चाहूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करने जा रहे हैं, मतलब आप लाइन में खड़े होंगे वहाँ पर, सुबह सुबह जैसे 4 बजे आप लाइन में गए, वहाँ पर एक बंदा 5 लोगों का बुकिंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन के लिए एक बंदा लाइन में लगेगा। सपोज कीजिए उसके साथ 4 बंदे, तो टोटल 5 बंदे हैं, तो पांचों को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पांचों को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा जाएगा और फॉर्म पे 5 लोगों का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ही बंदा जाएगा, सुबह सुबह लाइन में लगेगा। काउंटर खुलेगा 9 बजे 8 बजे जितने बजे, ठीक है, वो मैंने वीडियो में दिखाया है आपको। काउंटर खुलेगा, वो फॉर्म लेगा, उसमें नाम वगैरह फिल कर देगा और वापस अपने होटल चला जाएगा, ठीक है। अपनी आईडी वो दिखा के, अपना आधार कार्ड या आईडी जो भी आपका है ना, तो वो दिखाना है वहाँ पर, जिसमें आपका एड्रेस होगा, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और वो दिखाना है, वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, एक फॉर्म पे आपको 5 लोगों का नाम वो बंदा लिख लेगा, ठीक है। एक स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप आता है इसका, फिर वो फॉर्म को सबमिट करने जाना होता है, दोबारा जमा करने जाना होता है, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद दोबारा काउंटर खुलता है और वो फॉर्म को दोबारा जमा करने जाना होता है। ये सब कुछ मैंने आपको अपने वीडियोस में दिखाया हुआ है, पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है उसमें करके आपको, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फिर से इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ वर्बली, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है जब आप 1-1.5 घंटे बाद जब आप वापस आओगे फॉर्म जमा करने, तो वो 5 बंदे जो आपने फॉर्म में जिनके नाम लिखे थे ना, वो अपनी आईडी समेत आपके साथ उस काउंटर पे जाएंगे, ठीक है। तब आप अकेले का काम नहीं है, तो वो 5 बंदे वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, काउंटर पे अपनी आईडी के साथ,
क्योंकि वहाँ पर जो फेस है वो स्कैन होता है। ये पहले नहीं होता था, पहले एक ही बंदा कर लिया, लेकिन अब क्या है वहाँ पे फेस भी स्कैन होता है। तो जितने बंदे जाएंगे तो 5 बंदे वहाँ पर होने चाहिए। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है कि जब देखो एक बंदे को वो 5 मेंबर का वो अपने आईडी पे तभी भर सकता है फॉर्म जब वो सारे एक ही शहर के हों। अगर वो अलग अलग शहर के हैं तो उनको अपना फॉर्म अलग लेना होगा। देखिए जैसे मैं हूँ, अब मेरे 4-5 दोस्त हैं तो हम सब एक ही शहर के हैं, तो मैं उनका फॉर्म भर तो मैं अपने फॉर्म पे ही उनका नाम भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 भर सकते हैं उसमें, ठीक है ना, 5 नाम लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारे मेरे एक ही, क्योंकि हम सब एक ही सिटी के हैं। अगर मेरे कोई फ्रेंड अलग अलग शहर के होते तो मैं नहीं ले सकती थी, तो उनको अपना फॉर्म खुद ही लेना पड़ता, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीज़ आपको कोई भी, किसी ने भी आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी। आई एम श्योर आपको किसी भी वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं जानने को मिलेगी। ये चीज़ मैंने आपको व्लॉग में भी अपने दिखाई है, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी हुआ है, तो आपको वहाँ पे मैंने वो दिखाया भी है लिखा हुआ। तो लेकिन फिर भी मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया क्योंकि क्या होता है, लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें ना मिस हो जाती हैं। फिर वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे ऐसा भी था या नहीं था, फिर वो लोग परेशान होने लगते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो आप स्किप मत किया करो, आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा करो। खासकर मेरा तो कंप्लीट वीडियो देखा करो, क्योंकि मैं हर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अपनी यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरी कोशिश यही रहती है। अरे मेरे कंठ में भी दर्द हो गया बोल बोल के कंटिन्यू। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि अब वहाँ पे हम फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं नहीं बना सकते फ़ोन से अपने, तो आप वहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हो, ठीक है। फ़ोटो खींचने में आपको कोई मना नहीं है। पहली बात तो ये, गर्भगृह में आप फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पंडित जी से आपकी पहले ही बात हो गई है या पंडित जी से आपने पैकेज लिया है ना, तो वो आपको फ़ोटो खींचने देंगे वहाँ पे गर्भगृह में, ठीक है। आप उनको बोल दोगे तो वो आपको फ़ोटो खींचने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मतलब लगे ही पड़े हो फ़ोटो पे फ़ोटो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है ना। ये मतलब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत सारी भीड़ होती है। अगर इतने सारे बंदे फोटो ही खींचने लगे रहेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, ओवर क्राउड हो जाएगा। तो इसलिए 1-2 फोटो तो आपको पंडित जी खींचने को अलाउ कर देंगे। जब आप पूजा पाठ से फ्री होके जब आप मंदिर प्रांगण में घूमते हो ना, मंदिर देखने के लिए, जहाँ पर ऐसे करके लोग फोटो खिंचाते हैं, तो पहले वहाँ पे लोग वीडियो बनाते थे, रील्स बनाते थे, जो कि अब बिल्कुल बैन हो गया है। अब आप वीडियो नहीं बना सकते, रील्स नहीं बना सकते। मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग की थी, लेकिन मैंने उसके लिए परमिशन ले ली थी, ठीक है। आप लोग ये पूछते हो ना कि आपने कैसे कर लिया, फिर आपने कैसे, मैं वहाँ पे कोई रील नहीं बना रही थी। आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर आपने मेरी रील देखी होगी तो वो बहुत पुरानी देखी होगी, जब अलाउड था। लेकिन अभी जो मैं व्लॉग कर रही थी ना, व्लॉग में मंदिर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रही थी, मंदिर के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो कोई रील नहीं बना रही थी। रील बनाना वहाँ पर बैन है। अगर आप नॉर्मल वीडियो कॉल कर रहे हो या फोटो खींच रहे हो, उसके लिए वहाँ पे कोई मनाही नहीं है। गर्भगृह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, मंदिर प्रांगण की बात कर रही हूँ। जब आप बाहर की तरफ आओगे ना, मंदिर प्रांगण में घूमोगे, वहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उस एरिया की बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पे आपको रील बनाना अलाउड नहीं है। मैंने भी वहाँ पे बना रही थी, तो मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो मुझे उन्होंने रोक दिया था कि आप नहीं बना सकते। तो मैंने उसका रीज़न उनसे पूछा था, जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, है ना, तो मैंने वहाँ जाके उनके सीनियर से बात की थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्यों, किस वजह से मना किया जा रहा है, जबकि लोग इतनी दूर से आते हैं तो फोटो वीडियो तो लेते ही है ना। तो कह रहे हैं वो फोटो अलाउड है लेकिन वीडियो अलाउड नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों अलाउड नहीं है, ऐसा क्या हो गया है। तो उन्होंने बताया था कुछ लड़कियां वहाँ पर आई थी, कुछ लड़के लड़कियां, तो उन्होंने वहाँ पे रील बनाया, ठीक है, वीडियो बनाया, और जब वो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया ना, तो उसमें गाना जो है ना, वो कोई गंदा गाना डाल दिया, मतलब कुछ गलत सॉन्ग डाल दिया उसके ऊपर, और पीछे बैकग्राउंड में मंदिर आ रहा है, ठीक है, वो डांस भी कर रही है, मंदिर के उधर डांस कर रही है, जो कि डांस जो स्टेप थे वो अच्छे नहीं थे, उस जगह एप्रोप्रिएट नहीं थे उस जगह के हिसाब से, वो गाना भी गलत डाला हुआ था। वैसे मंदिर में रील बना रहे हो तो अगर आप धार्मिक गाना डालते हो या धार्मिक तरीके से अगर आप मंदिर में जाते हो तो आपको वहाँ पर कोई मना नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप मंदिर जाते हो तो आप थोड़ा सोच समझ के आप अपना ड्रेसअप करके जाओ। मैंने कुछ ऐसे भी फीमेल्स वहाँ पर देखी थी जो कि ऑफ शोल्डर पहन के और कट शोल्डर्स पहन के, इस तरह के टॉप पहने हुए थे, लो कट जीन्स पहनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे भी वहाँ पे देखने में। क्योंकि देखो यार, इतना तो आप लोगों में सेंस होनी चाहिए ना, मंदिर जा रहे हो, किसी धार्मिक जगह जा रहे हो ना, तो आपको कपड़े उसी के हिसाब से पहनने चाहिए।
ये होता है ड्रेसिंग सेंस। अगर आपने बिल्कुल अपोजिट कपड़े पहने हैं कि आपने इस तरह के स्किन शो वाले कपड़े पहन लिए हैं मंदिर में, दैट मीन्स आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। आप चाहे मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, आपने कहाँ देखा है कि इस तरीके से आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन के या स्किन शो वाले कपड़े पहन के आप मंदिर में जाओ। गुरुद्वारे में सर भी नहीं उघाड़ने देते, ठीक है, सर तक भी कवर करना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ें तो कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इतना तो सेंस आप सभी को होना ही चाहिए कि मंदिर में जाओ ना तो थोड़ा सा कपड़े भी आपको उसी तरीके के पहन के जाने चाहिए जो कि उस जगह के लिए अप्रोप्रिएट है। इस तरह की किसी ने गलत रील नहीं बनाई होती मंदिर में तो शायद ये लोग बैन नहीं करते, शायद क्या बैन ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा कोई केस नहीं हुआ होता ना तो हम बैन नहीं करते। तो मंदिर प्रशासन ने क्या किया, उस लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी थी। लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, कोई सेलिब्रिटी थी, तो उसका अकाउंट भी जो है हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। मंदिर में जाकर आप गलत तरीके का गाना डाल दिया और गलत तरीके से आप डांस कर रहे हो, वो भी मंदिर में खड़े होके, तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉलरेट करेगा, कोई भी हिंदू टॉलरेट करेगा। अगर आप सीधे तरीके से वहाँ पे वीडियो बनाते हो या पूजा करते हुए वीडियो बनाते हो तो शायद आपको मना ना किया जाए। आप इस तरीके की हरकत करोगे तो फिर आपको यही सब भुगतना पड़ेगा। सवाल है रुचि झा का कि भस्म आरती का टाइमिंग क्या है। तो भस्म आरती का टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। तो एंट्री शुरू हो जाती है ना वो रात के 12 बजे से ही शुरू हो जाती है। रात को 12 बजे से ही लोग लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं, जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जितना जो जल्दी पहले पहुंच जाएगा वो आगे बैठ जाएगा। नंदी हॉल में नहीं, बैरिकेड्स के पीछे जितना भी हॉल बचता है ना, और जो पहले आएगा वो वहाँ बैठेगा, आगे बैठ जाएगा, जिसको जगह मिल गई पहले। तो वही वाली बात है, इसलिए लोग 12 बजे से वो लोग गेट खोल देते हैं रात को 12 बजे से, क्योंकि और रात को 12-1 बजे से लोग आने चालू भी हो जाते हैं आगे बैठने के चक्कर में। और जो गेट बंद हो जाता है ना एंट्रेंस का, वो 4 बजे सुबह बंद हो जाता है। 4 बजे आरती तो शुरू नहीं होती है, आरती देखो 5 बजे शुरू होती है। देखा जाए तो जो आरती का स्टार्टिंग टाइम है ना वो 5 बजे है। जो 1 घंटा जो 4 से 5 का जो टाइम होता है ना, उसमें पूजा की सारी तैयारी की जाती है, जो कि आपको वहाँ देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। काल का स्नान किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होने में ना 1 घंटा लग जाता है। 4 से 5 बज जाते हैं और करेक्ट 5 बजे भस्म आरती शुरू हो जाती है और 5 से 6 बजे तक भस्म आरती चलती है। बहुत अच्छी लगती है। इसमें ना एक वक्त आता है जिसमें कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे लाइट ऑफ कर दी जाती है, और उस लाइट ऑफ जब होती है ना, मतलब वो जो नज़ारा होता है ना आपके मतलब अंदर आत्मा तक उतर जाएगा। वो इतना भव्य नज़ारा होता है और उस नज़ारे को मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप जब खुद देखोगे ना तब आपको वह एहसास होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे पास उसको एक्सप्लेन करने के वर्ड्स नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर वो जो टाइम है ना वो आप ज़रूर महसूस करना, खासकर जब लाइट बंद होगी। गृह की और भस्म आरती के हॉल की पूरी लाइट बंद हो जाती है, सिर्फ बाबा की जो आरती होती है ना सिर्फ उसी का उजाला होता है, और जोर जोर से ढोल मंजीरे जो बजते हैं ना, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना तो मेरे पूरे गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे को रोंगटे खड़े हो गए। आप सोचो कि जब आप लाइव देखोगे तब आपको कैसा लगेगा। इतना बढ़िया एहसास, इतना अच्छा एहसास आपको कहीं नहीं हो सकता जो आपको ये चीज़ देख के होगा। और एक वक्त वहाँ पर ऐसा आता है जिसमें आपको जो औरतें होती हैं ना वो घूंघट करना पड़ता है। इस जो होती है ना वो बाबा को भस्म चढ़ते हुए नहीं देखती हैं, तो इसलिए वो लोग घूंघट करा देते हैं, वो जो कि 1-2 मिनट के लिए होता है। और जैसे ही उनको भस्म चढ़ जाती है वैसे ही आप अपना घूंघट उठा के आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप मेरे भस्म आरती वाले वीडियो को देखना, आपको पूरी भस्म आरती मैंने आपको दिखाई है। और इस तरह का वीडियो आपको किसी भी ट्रैवल चैनल पे नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस के साथ मैंने कंप्लीट आपको भस्म आरती वहाँ पर दिखाई है। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आई एम डैम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको आपके सवालों के सभी जवाब मैंने दे दिए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल अगर मुझसे छूट गए हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।